बीड़ी पीने वाली सास। आज की कहानी अश्विनी नामक एक स्त्री की है जिसकी बहू का नाम कल्पना है और बेटे का नाम हरिशंकर है। वे काफी खुशहाल परिवार था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक समस्या थी घर में, और वह समस्या थी अश्विनी का बीड़ी पीना। उसे बीड़ी पीने की बहुत बुरी आदत लगी थी। अब इस कहानी में आपको यह पता लगने वाला है कि उसकी बहू कल्पना किस तरीके से अपनी सास का बीड़ी पीना छुड़वाती है। एक दिन अश्विनी को कहीं पर भी बीड़ी नहीं मिलती और उसे जोर की तलब लगती है और वह गुस्से में चिल्लाने लगती है, बहू कहाँ मर गई बहू, क्या कर रही है? अरे जा मेरी बीड़ी ढूंढने में मदद कर, इधर आ, मेरी तो जान ही निकल गई रही। फिर से इस बुढ़िया का नाटक शुरू हो गया। रोज का यही है, परेशान हो गई हूं मैं। अरे जल्दी आ, जब मैं ऊपर भगवान के पास पहुंच जाऊंगी तब आएगी क्या तू? अरे बहू। हाँ, बस ज्यादा दिन नहीं लगने वाले। अगर इस तरीके से बीड़ी पीते रहोगी तो ऊपर ही पहुंच जाओगी। जल्दी से कल्पना अश्विनी के कमरे में आती है और यहाँ वहाँ बीड़ी ढूंढने लगती है। दोनों सास बहू मिलकर पूरे कमरे में छान मारते हैं, लेकिन उन्हें बीड़ी कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर कल्पना का बेटा आ जाता है और दोनों सास बहू देखते हैं कि वह बीड़ी का बंडल तो उसके बेटे के हाथ में है, और यह दृश्य देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बीड़ी का बंडल मुझे दे, बेवकूफ, जल्दी ला इधर। देखिए माँ जी, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। आज मेरा बेटा बीड़ी का बंडल लेकर घूम रहा है और कल बीड़ी पीते हुए दिखेगा। यही चाहती है क्या आप कि उसे भी बीड़ी पीने की आदत पड़ जाए? अरे अब तो बीड़ी पीना बंद कर दीजिए माँ जी, हमारी नहीं तो कम से कम अपने पोते के बारे में ही सोच लीजिए। अरे बहू चुप रहे, तू ऐसा क्यों सोचती है? तू चिंता मत कर, कल से मैं अपनी बीड़ी के बंडल को छुपाकर अलमारी में रखूंगी, ठीक है? और मेरे पोते की मुझे बहुत फिक्र है। कल्पना अपनी सास की बीड़ी पीने की आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। सिर्फ अश्विनी ही नहीं बल्कि उसका पति हरिशंकर भी धीरे धीरे बीड़ी पीने की बहुत आदी हो गया था, और पिछले कुछ सालों से वह भी लगातार बीड़ी पी रहा था। इसलिए वह कुछ उपाय सोचती है। कल्पना की किसी दोस्त ने उसे बताया था कि उसके शहर में कंचनपुर नामक जगह में बीड़ी का निर्माण कुछ लोकल लोगों के द्वारा किया जाता है। उसे यह भी बताती है कि वह कितनी गंदगी और अस्वच्छता से वहाँ के लोग बीड़ी बनाते हैं। इसलिए कल्पना के मन में विचार आता है कि वह कंचनपुर में अपने सास और हरिशंकर को लेकर जाए, जाकर उन दोनों को बीड़ी की असलियत दिखाए। लेकिन हरिशंकर को ऑफिस में बहुत काम होता है तो वह वहां पर नहीं जाता, परंतु कल्पना अपनी सास को वहां लेकर जाने की सोचती है। तो 2 दिन बाद वह अपनी सास को लेकर वहां पहुंचती है। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो कल्पना काफी भौचक्की हो जाती है, क्योंकि दुकान के सभी लोग बड़ी गंदे तरीके और बड़ी अस्वच्छता से बीड़ी बना रहे थे। वे लोग सड़े गले सामान को भी बीड़ी के अंदर भरे जा रहे थे। वहां जगह जगह कीड़े मकोड़े चल रहे थे और लोग चप्पल जूते पहनकर उसी सामान पर चल रहे थे। ओहो माँ जी, देखिए, अच्छे से अपने 2 बड़ी बड़ी आंखों से सारी सच्चाई देखिए, कैसे ये लोग बीड़ी बना रहे हैं। अब तो आप अपनी सेहत का ध्यान करिए और बीड़ी पीना जल्दी छोड़िए। ये सब गंदगी जाती है आपके अंदर। छी छी, जानवर भी ना खाएं ऐसी गंदगी तो। वाह क्या सीन है, कितनी खुशबूदार बीड़ी है। अच्छा, अभी भी आपको मजाक सूझ रहा है? अरे बहू, इसमें क्या हुआ? बहू, यह तो इन लोगों का काम है। इनके बिजनेस को हम जैसे लोग ही तो आगे बढ़ाएंगे। देखो बेचारे कितनी मेहनत से बीड़ी बना रहे हैं। मैं तो अब इनकी बीड़ियां और भी खरीदूंगी। कल्पना मन में सोचती है कि लगता है बुढ़िया पागल हो गई है। हे भगवान, मुझे कैसी सास दी है आपने, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो यकीन ही नहीं होता माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं। खैर छोड़िए, आप नहीं समझने वाली। कल्पना उस सीन का वीडियो बना लेती है और अपने पति हरिशंकर को भी दिखाती है, क्योंकि अपनी माँ को देख देख कर वह भी बीड़ी पीने लग गया था, और इसी उम्मीद से कि यह वीडियो देखकर हरिशंकर बीड़ी पीने की आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे, वे दोनों घर पहुंचती हैं। और शाम को हरिशंकर जब ऑफिस से वापस आता है तो उसकी पत्नी कल्पना उसको यह वीडियो दिखाती है। हे भगवान, ये क्या देख लिया, बड़ी गंदी तरीके से बीड़ी बना रहे हैं। ये तो सामान के ऊपर पैर रख रहे हैं और उसी सामान का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए कर रहे हैं। और देखो तो ये लोग बीड़ी बनाने के लिए कितने थर्ड क्लास सामान का इस्तेमाल करते हैं।
सड़ा गला तेंदू का पत्ता भी बड़े मजे से इस्तेमाल करे जा रहे हैं। राम 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 राम, माफ करो, मैं आज से बीड़ी नहीं पीऊंगा कल्पना। मैं तुमसे अभी के अभी वादा करता हूँ, देख लेना। हरिशंकर को एहसास हो जाता है कि वह गलत कर रहा है, इसलिए वह बीड़ी छोड़ने का निर्णय करता है। वहीं दूसरी ओर कल्पना भी हरिशंकर को बहुत समझाती है कि बीड़ी किस तरीके से उनकी जिंदगी को खराब कर रही है। आपने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, कम से कम आपने अपना तो नहीं, अपने बच्चों का तो सोचा। देखिए, प्रशांत अभी छोटा है, थोड़े दिनों में वह भी बड़ा हो जाएगा और यह सब गलत आदतें वह भी सीख सकता है। अब यह बात माँ जी को जाकर कौन समझाए? उनको किसी की फिक्र ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने बीड़ी पीने की पड़ी है। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तो वह बिल्कुल बेलगाम हो गई हैं। समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए हरिशंकर। अगला दिन रविवार होता है। तभी अचानक से हरिशंकर की तबीयत खराब हो जाती है और बहुत चक्कर खाकर वह जमीन पर गिर जाता है। खुशकिस्मती से हरिशंकर उस दिन घर पर ही था। कल्पना जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती है। वहीं दूसरी ओर अश्विनी तो बीड़ी पीने में मशरूफ थी। कल्पना की जोर की चीखने की आवाज सुनकर अश्विनी अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि हरिशंकर तो जमीन पर पड़ा हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेटा उठ, तू ठीक तो है ना? मेरे बेटे उठ जा, क्या हुआ? कैसे चक्कर आ गए? तभी एम्बुलेंस आती है और हरिशंकर उसके अंदर लिटाकर अस्पताल में तुरंत ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसका जल्दी से इलाज करना शुरू कर देते हैं। अस्पताल पहुंचकर कल्पना को भी एक नई बात पता चलती है, जिसे सुनने के बाद कल्पना बिल्कुल पागल सी हो जाती है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल सही समय पर इनको अस्पताल में ले आए हो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। डॉक्टर साहब, आखिर इनको हुआ क्या है? इनको चक्कर क्यों आ गए? देखिए, इनका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया था और ब्लड प्रेशर हाई होने का सीधा मतलब ये होता है कि या तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया हो, या तो आदमी ज्यादा शराब पीता हो और ज्यादा धूम्रपान करता हो। और जब ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तो इनकी इस आदत का बिल्कुल ध्यान रखना। यह बात सुनकर कल्पना फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बीड़ी पीने वाली सास को भला बुरा कहने लगती है। देखिए माँ जी, मैंने आपको मना किया था कि आप भी मत पीजिए। आपने तो खूब बीड़ी पी, साथ ही साथ अपने बेटे को भी बीड़ी पीने की आदी बना दिया। वह बीड़ी पीते गए और आपने कभी उन्हें रोका ही नहीं। किस तरह की माँ हैं आप? आप ही बताइए, आपकी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, आप या फिर मैं? मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। देखिए, आपकी बेटी की इतनी बुरी हालत हो गई है, तब भी आप सिर्फ माफी ही मांग रही हैं, लेकिन बीड़ी छोड़ने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही हैं। क्या बात है, हद है आपकी भी। तभी 4 घंटे बाद हरिशंकर को होश आ जाता है। कल्पना उसके पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि उसका ऐसा हाल किस वजह से हुआ है। तभी अचानक से हरिशंकर अपनी दवाइयां लेने से मना कर देता है। कल्पना उसे बहुत समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता। बेटा, तुझे होश आ गया है, शुक्र है भगवान का। और अश्विनी उसके हॉस्पिटल बेड के पास जाने लगती है। नहीं, आप मेरे पास मत आइए। पहले मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप कभी भी बीड़ी को हाथ नहीं लगाएंगी, और अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं अपनी दवाइयां बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा और मैं इसी अस्पताल में मर जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ मत बोल, तुझे मेरी कसम, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी बीड़ी नहीं पीऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटा, गलती हो गई। और इस तरीके से कल्पना अपनी सास का बीड़ी पीने की आदत छुड़वा ही देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने परिवार की भलाई व अपनी भलाई के लिए अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ देना चाहिए। किशनपुर गांव में निर्मला देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके 2 बेटे जितेंद्र और पवन थे। दोनों की शादी ममता और मोनिका से हुई थी। सुबह के 5 बज गए थे। बड़ी बहू ममता हर रोज की तरह उठकर आज भी काम करने लगी, लेकिन छोटी बहू मोनिका अभी भी सो रही थी। जल्दी से घर की साफ सफाई करके फिर बढ़िया सी चाय बनाकर मोनिका को दिया। अभी मोनिका सो रही है। अरे हाँ, तो क्या हुआ, वो दिया उसे क्या कहते हैं वो बेड टी। ठीक है, अभी लेकर जा रही हूँ। ममता ने चाय बनाई और अपनी देवरानी मोनिका के पास गई। मोनिका, चाय लाई हूँ। क्या आप सोने भी नहीं देते हो? ये अपनी चाय अपनी गंदी शक्ल के साथ यहाँ से ले जाओ। मैं तेरी जेठानी हूँ, तेरी सेवा कर रही हूँ, क्या इतना कम है? मैं इतना दहेज लाई हूँ, क्या ये कम है?
और हाँ, सेवा कोई एहसान में नहीं कर रही हो। ठीक है, आज के बाद मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगी। आवाज सुनकर निर्मला भी आ गई। क्या हुआ मोनिका, इतना क्यों चिल्ला रही है? देखिए ना माँ जी, ये हमें डांट रही है कि ये मेरी सेवा करती हैं। अच्छा, इसकी ये हिम्मत, अभी खबर लेती हूँ इसकी। क्यों ममता, तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है क्या? ये कितना दहेज लाई है, इसका अंदाजा भी है क्या तुझे? सास की डांट सुनकर ममता रोते हुए वहाँ से चली गई और अपने कामों में जाकर लग गई। दोपहर को ममता ने खाना बनाया और अपनी सास को देने आई। मोनिका की थाली कहाँ है? उसके लिए खाना क्यों नहीं लाई है? माँ जी, वो मेरी देवरानी है, लेकिन मुझे उसके नखरे उठाने पड़ते हैं। तेरे बाप ने तुझे क्या दिया है? दहेज इतना जरूरी क्यों है? अपना मुंह बंद कर और मोनिका से चिढ़ना बंद कर दे। जा, मोनिका के लिए भी खाना लेकर आ। ममता गई और मोनिका के लिए भी खाना ले आई। मोनिका ने एक बाइट खाया और फिर चिल्लाने लगी, बहुत गंदा खाना बना है। अरे, इसको खाना बनाना आए ना जब, न जाने उस समय मेरी मत मारी गई थी जो मैं इस कबाड़े को यहाँ उठा लाई। हाँ, सच में कुछ नहीं आता इनको, ना काम करने की अकल है, ना पहनने का सलीका है। जा मोनिका, तू अब मेकअप कर ले, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। मोनिका अपने कमरे में चली गई। निर्मला ने खाने की प्लेट ममता के ऊपर फेंक कर मारी और खुद खाना बनाने चली गई। निर्मला ने खुद खाना बनाकर मोनिका को खिलाया। ममता सास और देवरानी के अत्याचार से दुखी हो गई और उसने ये सब अपने पति जितेंद्र को बताने का सोचा। जब जितेंद्र शाम को घर आया तो ममता ने उससे कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसा क्या हुआ? घर में कोई खाने पीने की कमी तो है नहीं। वैसे भी तुम्हारे भिखारी बाप से ज्यादा अच्छा है हमारा घर। माँ जी और मोनिका मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। कान खोलकर सुन लो, मैं मेरी माँ के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। लेकिन वो मोनिका, वो तो मुझसे छोटी है, वो क्यों परेशान करती है? घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। तुम जानती भी हो कि वो अपने साथ कितना दहेज लाई है, इसीलिए वो तुमसे बड़ी है और तुम्हें उसका सारा काम करना ही होगा, ये याद रहे। पति के मुंह से दहेज की बात सुनकर ममता एक बार फिर रोकर रह गई। एक सुबह निर्मला घर का सामान लेने बाजार जा रही थी। उसने दोनों बहुओं को बुलाया। ममता, रसोई का सामान लिख दे, मैं पवन के साथ जाकर सामान ले आती हूँ। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूं? मैं क्या मेले जा रही हूँ जो तुझे साथ ले चलूं? मुझे कपड़े लेने थे। ओहो, महारानी जी को अब कपड़े भी चाहिए। जब से आई है बस खर्चे ही कराती है। कपड़े पुराने हो गए हैं। तू भी तो पुरानी हो गई है, अब क्या मैं बहू भी नहीं ले आऊं? ममता चुप हो गई और मोनिका मौके का फायदा उठाकर बोल पड़ी, वैसे तो मुझे भी कुछ काम था, लेकिन अब रहने देती हूँ। मैं बाजार जाकर क्या करूँगी? ऐसे कैसे? तू मेरे साथ चल, जो लेना है ले लेना, मैं दिला दूंगी। मैं तैयार हो जाती हूँ। मोनिका निर्मला के साथ बाजार चली गई। एक दिन ममता घर में पोछा लगा रही थी। मोनिका उसमें जानबूझकर गंदे पैरों से घूमने लगी। मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। हाँ तो तू लगा पोछा, पोछा लगाने के लिए ही बनी है। मैं दहेज नहीं लाई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ और अच्छी फैमिली से हूँ। हाँ, तेरी फैमिली दिखती है मुझे कि कितनी अच्छी है। मेरे घर वालों ने संस्कार दिए हैं, इसलिए ही मैं तुम सबकी सुनती हूँ। तो कहना क्या चाहती है, मैं संस्कारी नहीं हूँ? आगे से अपनी जुबान बंद रखना। पवन भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसने मोनिका से कुछ नहीं कहा। मोनिका ने मुझे थप्पड़ मारा है। भाभी, सारी गलती आपकी है। मोनिका ने मुझे थप्पड़ मारा है। भाभी, वो पढ़ी लिखी है, उससे कुछ भी कहोगी तो जवाब तो मिलेगा ही ना। पढ़ाई मैंने भी की है, लेकिन वो दहेज लेकर आई है। ममता के पास अब कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद निर्मला भी वहाँ आ गई। ममता दीदी ने मुझे मारा है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुझ पर हाथ उठाए, अभी देखती हूँ उसे। निर्मला गुस्से में अंदर गई और उसे बिना गलती की सजा दी। एक दिन ममता बहुत ज्यादा बीमार थी, घर का कोई भी काम नहीं हुआ था। मोनिका, आज ममता बीमार है तो तू खाना बना दे और मैं घर का कोई और काम देखती हूँ। क्या आपका दिमाग तो ठीक है? मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो फिर कौन बनाएगा? खाना आप बनाओ। ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ, तू दूसरे काम कर ले। ओ हेलो माता जी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे, फिर घर का काम कौन करेगा? आप करो ना। तेरा भी तो घर है, तू भी काम कर। मेरे पापा ने इतना धन इसीलिए दिया था ताकि मुझे काम ना करना पड़े।
और आप कह रही हो कि मैं काम करूं? कान खोल कर सुन लो, मैं कोई काम नहीं करूंगी। तेरा दहेज तेरे लिए ही तो है, उससे मुझे क्या मतलब है? जब आपको कोई मतलब ही नहीं होता है तो दहेज क्यों मांगते हो? अरे आज मुझे खाने के लिए आ रही है। देर मत करो और जाकर चुपचाप काम करो, वरना धूप हो जाएगी। निर्मला डर की वजह से चुपचाप काम करने लगी। निर्मला ने खाना बनाया और धोने के लिए कपड़े इकट्ठे किए। मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, हाथ से तो नहीं धो पाऊंगी इतने सारे कपड़े। निर्मला ने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। मशीन की आवाज सुनकर मोनिका अपने कमरे से बाहर आ गई। ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े धो रही हूँ। मेरी मशीन से हाथ लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसमें तेरा मेरा क्या है, मशीन तो घर की ही है। मेरी चीजों को अपना नाम देना बंद करो, ये मशीन मेरी है और मैं इसे अभी तोड़ दूंगी। रहने दे बहू, मैं कपड़े हाथ से धो दूंगी। मेरे कमरे से मेरे कपड़े भी उठा लाओ और अच्छे से साफ करके प्रेस करके मेरे कमरे में पहुंचा देना। मैं तेरी सास हूँ। आपको पैसे देकर खरीदा है तो चुपचाप मेरा काम करो। निर्मला हाथ से कपड़े धोने लगी। मोनिका अब सबको दुखी रखने लगी। एक दिन सुबह को निर्मला खाना बना रही थी, तभी पवन ने मोनिका को खाना बनाने के लिए कहा। मोनिका, माँ खाना बना रही हैं। माँ की इस उम्र में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खाना बनाए। अरे मैं तो माँ के हाथ का खाना खाना चाहती हूँ, इसलिए इनसे खाना बनवाना चाहती हूँ। हाँ ये बात तो है, माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का ही होता है। ठीक है माँ, आप रोजाना खाना बनाया करो। मोनिका मुझे परेशान करती है, जबरदस्ती मुझसे काम कराती है। माँ ऐसे ही तो आप भाभी के बारे में कहती थी, अब मोनिका के लिए भी कह रही हो। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मोनिका बहुत समझदार है, जो भी करेगी सब सही होगा। सास को परेशान करना भी सही होगा। वो अपने साथ इतना दहेज लाई है तो थोड़ा तो हमको भी झुकना होगा ना, वरना कोर्ट केस होगा। माँ ऐसे कैसे कोर्ट केस होगा? माँ मुंह बंद करके रहा करो, आप जानती नहीं हो कि आजकल की बहुएं कैसी होती हैं। ठीक है, जब बेटा ही कह रहा है तो मैं मुंह बंद कर लेती हूँ, लेकिन मेरी ममता फिर भी ठीक है। वो दहेज बेशक नहीं लाई, लेकिन उसने आज तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। आज बीमार होने पर उसकी कीमत समझ आ रही है। माँ आप कहना क्या चाहती हो कि मेरी पत्नी बेकार है? मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपने कर्मों के लिए रो रही हूँ। निर्मला ने मोनिका को गुस्सा पाकर माफी मांगकर मनाया और फिर उसे खाना खिलाया और घर के कामों को खुद ही करने लगी। हर रोज की तरह आज भी निर्मला और ममता अपने कामों में लगे थे। मोनिका सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी मोनिका ने निर्मला को आवाज लगाई, बुढ़िया मेरे लिए कॉफी बना कर ला। मुझे कॉफी बनानी नहीं आती है। जैसे भी बनाए बना कर ला, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। निर्मला कॉफी बनाकर ले आई। हाँ मेरे पैर दबा। निर्मला का गुस्सा फूट पड़ा। उसका पश्चाताप आंसू बनकर बहने लगा। मेरी बिना दहेज की बहू ही अच्छी है। पैसे के चक्कर में मैंने अपनी संस्कारी, सभ्य और सीधी बहू की देखभाल नहीं की। ममता ने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन मैं ही लालची हो गई थी। मुझे माफ कर दे बहू, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे माफी मांगू। कोई बात नहीं माँ जी, आपको वक्त के साथ इंसानों की समझ आ गई, इतना बहुत है। हाँ बहू, आज मेरी आंखें खुल गई। अब मैं कभी भी दहेज का समर्थन नहीं करूंगी। निर्मला ने अपनी बहू ममता को अपना लिया और उसके साथ ही अलग रहने लगी। पुष्पा एक गरीब रसोइया थी। लोगों के घर जाकर खाना बनाया करती थी और बदले में जो भी थोड़ा बहुत मिलता था उसी से अपने बेटे को पाला करती थी। पुष्पा घर में कमाने वाली अकेली थी और बेटा भी शहर पढ़ने जा चुका था। अब धीरे धीरे पुष्पा भी बूढ़ी होने लगी थी और एक दिन उसने अपने बेटे को शहर से वापस बुला लिया। बेटा, तू बहुत बरस बाहर रह लिया, अब वापस मेरे पास ही आ जा। दोनों माँ बेटे चैन से रहेंगे। इस बुढ़ापे में मैं भी अब काम करके थक गई हूँ। माँ अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, मैंने ठीक से दुनिया देखी तक नहीं। अब मैं नहीं आ रहा, मुझे शहर में ही रहना है। बेचारी पुष्पा बेटे की खुशी के लिए अपनी इच्छा मन में ही दबा लेती है और नीरज फिर से शहर लौट जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन पुष्पा घर में आराम कर रही थी, तभी उसके घर का दरवाजा बजता है। पुष्पा उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने नीरज को खड़ा देख बहुत खुश होती है। मगर इस बार नीरज अकेले नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। बेटा, ये कौन है? माँ ये मैरी है,
मैंने और मैरी ने शादी कर ली है। बेटा, तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तभी मैरी घर के अंदर सीधे ही घुस जाती है। ओ कम ऑन सासू माँ, इसमें बताना क्या, बस शादी ही तो की है। वैसे भी डैडी को 2 दिन बाद अमेरिका निकलना था, तो बेचारा नीरज आपको बुलाता या शादी करता। अब हटो आप, मैं बहुत थक गई हूँ। और मैरी सामने जाकर बैठ जाती है। बिस्तर थोड़ा बिखरा सा था और टूटा हुआ भी। मैरी के बैठते ही पलंग से आवाज आती है। मैरी ये देख चिढ़ जाती है। ओह माय गॉड नीरज, तुम मुझे इस कबाड़ खाने में उठा कर ले आए। पुष्पा बस चुपचाप खड़ी ये सब देख ही रही थी। माँ, हम दोनों ही थक गए हैं, हम आराम करते हैं, आप खाना बना दो। और नीरज और मैरी अंदर जाने लगते हैं। नीरज डार्लिंग, तुमने तो कहा था तुम मुझे घर लेकर जा रहे हो, पर ये तो तबेला है। मैरी आहिस्ता बोलो, माँ सुन लेगी। बस 1 हफ्ते की ही तो बात है डार्लिंग। पुष्पा ये सब सुनकर भी कुछ नहीं बोलती और सब खाने के समय टेबल पर बैठते हैं। तो सासू माँ, क्या बनाया है आज आपने अपनी सुंदर बहू के लिए? चूरमा, दाल और बाटी। मेरे नीरज को बहुत पसंद है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा बहू। ये सुनते ही मैरी प्लेट फेंक देती है। छी, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। मुझे चाहिए एक ग्रिल्ड सैंडविच और इटालियन फूड। बेचारी सिंपल सी पुष्पा के लिए मैरी के ऐसे नखरे बहुत भारी थे। वो कुछ नहीं बोलती है और सब सो जाते हैं। अगले दिन मैरी देर से उठती है तो पुष्पा घर का सारा काम निपटाकर मैरी के पास जाती है। पुष्पा बेटा, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ। और सब औरतें पुष्पा की बहू मैरी की मुंह दिखाई करने आती है। तभी मैरी जैसे ही बाहर आती है, सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। उसने एकदम छोटे कपड़े पहने होते हैं। पुष्पा मैरी को इशारा करती है, मगर मैरी तो वैसे ही आकर बैठ जाती है। लो, कर लो मुंह दिखाई, जल्दी करना, फिर मेरे सीरियल का समय हो जाएगा। क्यों रे पुष्पा, तुझे पूरी दुनिया में ऐसी नकचड़ी बहू ही मिली लाने को? अरे नहीं नहीं बहन, ये बस गांव के तौर तरीके नहीं जानती है ना, इसलिए। कोई नहीं, आप लोग मुंह दिखाई करिए ना। और सब लोग मुंह दिखाई करने बारी बारी से आते हैं। कोई 10 रुपए देता है मुंह दिखाई के, तो कोई 20 दे रहा था। मैरी ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी और वो बीच में ही उठकर चली जाती है। पुष्पा ने औरतों को भेज दिया और नीरज का आने का इंतजार करने लगी। नीरज बेटा, मैरी बिटिया को कोई परेशानी है क्या? मैं उसकी हरकतें समझ नहीं पा रही हूँ। तभी लाल पीली होते हुए मैरी वहां से आ जाती है। हा, अब सासू माँ मेरी बुराई करेगी। ये कहाँ लाकर फंसा दिया तुमने मुझे नीरज? शहर में महल जैसा घर है हमारा, मुझे वापस वहीं जाना है। वैसे भी यहाँ जब से आई हूँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आज तो मेरा डायमंड का ब्रेसलेट भी नहीं मिल रहा। पता नहीं किसने चुरा लिया, शायद उन औरतों में से किसी ने, या फिर और मैरी पुष्पा की ओर देखती है। मैरी बेटा, हम गांव के लोग गरीब जरूर हैं, मगर ऐसा नीच काम नहीं कर सकते। तुम थोड़ा सोच समझकर बात करो। देखा ना नीरज, तुमने तुम्हारी माँ को। अब तो मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। तुम्हें रहना है तो तुम रहो, मैं तो अभी जा रही हूँ। और मैरी अपना बैग पैक कर जाने लगती है। आई एम सॉरी माँ, मगर जहाँ मैरी रहेगी मुझे वहीं रहना होगा। मुझे इस बुढ़ापे में अकेले छोड़कर जाएगा बेटा? पर नीरज उसके साथ चला जाता है। बेचारी पुष्पा रोती रह जाती है। मैरी और नीरज अपने शहर के बड़े घर में ऐश से रह रहे थे। मजे से रहते हुए दोनों में से किसी को भी पुष्पा की याद नहीं आई। नीरज के जाने के बाद पुष्पा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और धीरे धीरे उसने नीरज के लौट आने की सारी उम्मीदें छोड़ दी। एक दिन नीरज सो रहा था कि तभी उसे अपने बचपन का एक सपना आता है, जिसमें छोटा नीरज एक तरफ पड़ रहा था और पुष्पा उसे प्यार से खाना खिला रही थी। तभी नीरज चीखता हुआ उठता है। माँ, मेरी माँ। क्या हुआ नीरज?
नीरज कुछ नहीं कहता और अगली सुबह ही वो मैरी को बिना बताए अपने गांव चला जाता है और पुष्पा को बीमार देखता है तो वो बहुत रोता है। माँ मुझे माफ करना, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे अपने साथ लेने आया हूँ। माफी किस बात की बेटा, तू तो बचपन में भी भटक जाया करता था, वैसे ही बस अपनी माँ से थोड़ा दूर हो गया था। पुष्पा नीरज को सीने से लगाकर रोती है और खुशी खुशी मैरी के महल जैसे घर में दोनों पहुंच जाते हैं। मैरी दरवाजे पर खड़ी पुष्पा को घूर रही थी। ओह, तो गांव की गरीबी यहाँ तक आ गई। मैरी तुम माँ से ठीक से बात करो। तभी पुष्पा एक कपड़े में से एक डिब्बा निकालती है जिसमें चूरमे के लड्डू थे। देख नीरज, मैंने तेरे लिए बनाए थे। नीरज जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो मैरी उसका हाथ झटक देती है। आई एम सॉरी सासू माँ, पर मेरा नीरज इतना घी नहीं खाता। नीरज डार्लिंग, आज हम डिनर पर कहीं बाहर चलेंगे ना? वैसे भी घर की देखभाल करने अब तुम्हारी माँ तो आ ही गई है। पुष्पा कुछ भी नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है। मैरी पुष्पा को उसका कमरा दिखाकर सोने चले जाती है। मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता। मेरा बच्चा अगर खुश है तो मेरी बहू सबसे अच्छी है। मेरे लिए अमीरी गरीबी किसी काम की नहीं। दिन बीतने लगे। अब मैरी महारानियों की तरह आराम करती थी और पुष्पा नौकरानियों की तरह काम करती थी, मगर फिर भी वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। एक दिन नीरज के पास उसके बॉस का फोन आता है और वो और उसकी पत्नी खाने पर आने की बात कहते हैं। नीरज ये पुष्पा और मैरी को बताता है। ठीक है, तो फिर मैं अभी रात के लिए स्वादिष्ट सा खाना बना देती हूँ। जी नहीं सासू माँ, ये घी तेल में बना खाना शहर में कोई नहीं खाता, वो मैं बना लूंगी। आप बर्तन साफ कर देना, वैसे भी वो काम आपको सूट भी करता है। और मैरी किचन में खाना बनाकर टेबल पर रख देती है। पुष्पा को गांव का देसी खाना पसंद होता था, इसलिए वो हमेशा खुद के लिए अलग से बनाती है। मैरी, आज का डिनर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर बॉस खुश हुए तो मेरा प्रमोशन पक्का समझो। अरे बेबी, ये इटालियन फूड उन्हें पक्का पसंद आएगा। और थोड़ी देर में बॉस और उसकी पत्नी आ जाती है। मैरी उनको बिठाकर खाना परोसती है। तभी बॉस की पत्नी इटालियन खाना देखकर चिढ़ जाती है। इसे दूर करो, मुझे इटालियन बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ नीरज, हम लोग सिंपल लोग हैं भाई, ये सब हमें हजम नहीं होता। तभी पुष्पा रसोई में खाने में छौंक लगाती है और उसकी खुशबू बाहर तक आ जाती है। ओह, इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरे तो मुंह में पानी ही आ गया। सर मैडम, यही तो सरप्राइज है। मैंने आपके लिए अलग से खाना बनवाया है, वो भी मेरी माँ के हाथों का। और पुष्पा मजे से दोनों को खाना खिलाती है। दोनों बहुत स्वाद लेकर खाना खाते हैं। अगर कुछ मीठा हो जाए तो मजा ही आ जाए। पुष्पा चूरमे का लड्डू दोनों के आगे रख देती है और दोनों ही मस्त होकर वो लड्डू खाते हैं। खाना खाकर बॉस और उसकी वाइफ इतने खुश थे कि तभी नीरज का बॉस पुष्पा के पांव छूता है। भाई वाह नीरज, ऐसा खाना मैंने सालों बाद खाया है। माँ हो तो ऐसी हो। तुम्हारा प्रमोशन नहीं, अब तो डबल प्रमोशन पक्का समझो। और दोनों चले जाते हैं। मैरी और नीरज पुष्पा से बहुत खुश होती है। देखा मैरी, आज मेरी माँ की इस पाक विद्या ने हमें बचा लिया। हाँ नीरज, सासू माँ अब आप थोड़ा तरीके से रहना और सीख लो, एकदम सेठानी की तरह ठाट बाट से। कल ही मैं आपको शॉपिंग पर ले जाती हूँ। पुष्पा बहू बेटे का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत खुश थी। अगले दिन पुष्पा मैरी के कमरे में जाती है। मैरी तैयार हो रही थी, तभी उसकी ड्रॉर से उसका वही वाला डायमंड का ब्रेसलेट गिरता है जिसे मैरी ने चोरी होने की झूठी बात कही थी। मैरी घबरा कर उसे वापस अंदर रख देती है। वो माँ जी, वो मैं ये तो बस। कोई बात नहीं बेटा, मैं नीरज से कुछ नहीं कहूंगी। माँ हूं मैं तुम्हारी भी, और माँ बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानती। तभी मैरी की नजर पुष्पा के गंदे से बैग पर पड़ती है। छी, सासू माँ, आप ये गरीबों वाली हरकत कब छोड़ेंगी? हैव सम क्लास। लो, मेरा नया पर्स ले लो। नहीं बेटा, मुझे यही पसंद है।
और मैरी चमचमाता सा पर्स ले आती है। दोनों सास बहू जेवर वाले शोरूम में जाती है। भैया सबसे सुंदर और महंगी वाली डायमंड ज्वेलरी पैक कर दो। और वो ढेर सारे जेवर खरीद कर अपने पर्स में डालने लगती है। लाओ बेटा, ये मैं बैग में रख लेती हूँ, यहाँ सुरक्षित रहेंगे। कम ऑन सासू माँ, अगर किसी ने देख लिया ना कि मैरी का सामान इसमें रखा है तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। और मैरी काउंटर पर पैसे देते हुए बैग उठाकर वापस आने लगती है। पुष्पा और मैरी घर की ओर पैदल ही जा रहे थे, तभी उनके पीछे पीछे एक चोर भी चलने लगता है और मौका पाकर वो चोर मैरी के सुंदर पर्स पर झपट्टा मारता है और उसकी जेवर चुरा लेता है। ये देख मैरी की दुनिया उजड़ गई थी, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मेरे कीमती जेवर। और मैरी रोते हुए पुष्पा के साथ घर आती है और नीरज को सारी बात बताती है। मैरी को इतना लापरवाह कैसे हो सकता है भला? तुम जानती हो ना, उन जेवरों को खरीदने के लिए मैंने कब से सिर्फ तुम्हारे लिए पैसे जोड़े थे, मगर तुम हमेशा लापरवाही रहती हो। हाँ। और नीरज गुस्से से मैरी पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि पुष्पा बीच में आ जाती है। 1 मिनट नीरज। और पुष्पा अपने उस गंदे पुराने बैग में से वही सारे जेवर निकालकर मैरी के हाथ में रख देती है। मैरी और नीरज ये देखकर चौंक गए थे। हाँ, ये कैसे हुआ सासू माँ? पुष्पा मैरी को सारी कहानी सुनाती है। जब हम वो शोरूम में बैठे हुए थे तब मैंने उस चोर को वहीं देख लिया था। उसकी नजर तुम्हारे जेवर पर ही थी, इसलिए मैंने इशारे से तुम्हें इन्हें मेरे बैग में डालने को भी कहा था, मगर मैं जानती थी तुम मेरी बात नहीं मानती, इसलिए जब तुम बिल बनवा रही थी तब मैंने चुपचाप नजर बचाकर मेरे बैग में रख लिया था और अब तुम इन्हें आराम से पहन सकती हो मेरी बच्ची। ये सुनते ही मैरी पुष्पा के पाँव में गिर जाती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। मैं अमीरी के चक्कर में भूल ही गई कि माँ अमीर या गरीब नहीं होती, माँ तो बस माँ ही होती है। बेटा, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मैंने दुनियादारी सीखी है और बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते। चलो, अब मुझे बहुत काम करना है। मैरी को अपने किए का बहुत पछतावा होने लगा था। और अगले दिन जब पुष्पा उठती है तो देखती है मैरी पहले से ही उठी हुई है और उस दिन के बाद से मैरी एक संस्कारी बहू की तरह अपनी सास की सेवा करने लगती है। ऐसे ही चटपटी मीठी कहानियों के लिए देखते रहिए एनिम स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।